हैप्पी होली। बुरा न मानो होली है। मस्ती वाली होली, लठमार होली, फूलों की होली, व्यंग की होली, इसको ही आगे ले जाते हैं। बुरा न मानो होली है। वार्निंग डिस्क्लेमर जैसे ऋतु ने दे दिया, मैं भी दे रही हूँ आज। मेरे ऊपर कुछ बोलना है। गब्बर सिंह कोई मानेगा क्या? कोई नहीं मानेगा। गब्बर सिंह से जोड़ी नंबर 1। बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है। अरे पुराने दिन याद आ गए। क्या करें, कैसे थी वो लाइफ और आज जो है। ये लोग सही में समझेंगे गब्बर सिंह है जैसे। अरे जब स्वामी जी खुद ही बोल दिया डेकॉइट है, तो गब्बर सिंह मैं बोलूं तो क्या प्रॉब्लम है? स्वामी जी ने लाइसेंस दे दिया। हमारी जब शादी हुई, चेन्नई में हुई, नॉर्मल सिस्टम। घोड़ी पे आए थे गुरुजी बारात के साथ। हैदराबाद से बारात आई थी चेन्नई, और शाम को रिसेप्शन हुआ, फेरे रात के 3 बजे। ग्रैंड रिसेप्शन। और सबसे बड़ी थी मैं हमारे क्लोज फैमिलीज में, तो एक शादी बहुत सालों के बाद हो रही थी, तो फर्स्ट जमाई उनके लिए। तो जवाइयों की खातिरदारी आपको मालूम है कितना करते हैं, और फर्स्ट मौका मिला सबको, जो खिलाए गुरुजी को, जो खिलाए। और गुरुजी कोई को ना करते नहीं है, वो भी आप अभी तक देख रहे हैं। हाँ भाई, तुम्हारी जो इच्छा कर लो, तुमको ये खिलाना है खिला दो। खाते गए, रिसेप्शन हो गया, 11 बज गए रात के। सब सो गए क्योंकि 3 बजे हैं फेरे। गुरुजी बोल रहे नहीं मैं नहीं सोऊंगा, मैं बैठूंगा, मैं बैठा हूँ, मैं नहीं सोऊंगा। नहीं सोए। फिर जब फेरे में बुलाए गए, नींद नहीं लिए थे, पेट फुल। और जैसे ही अग्नि शुरू हुई फेरे के लिए, जो धुआं उठा, उनकी आंखें बंद होने लग गई, रगड़ने लग गए, क्योंकि नींद भी है और धुआं भी है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि करूं तो क्या करूं। मैं बोली आप शादी करने आए, फेरे लेने आए, या झोटे लेने आए हैं मेरे साथ? तो बोल रहे नहीं मैं क्या करूं, ज्यादा खा लिया। और धीरे से मेरे को क्या बोल रहे हैं, मेरे को वॉशरूम भी जाना है। अरे अब ये टाइम है क्या वॉशरूम जाने का? नहीं, तुम्हारे वो जो रिलेटिव्स है इतना खिला दिए, क्या करूं, अब वॉशरूम भी जाना है, नींद भी आ रहा है। बुरा न मानो होली है। मैं थोड़ा मिर्च मसाला लगा के बोल रही हूँ आज, और हमारी शादी बहुत अच्छे तरीके से हुई। बुरा न मानो होली है। और गब्बर सिंह के साथ शादी हो गई। अब क्या होती है विदाई? खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी, महलों का राजा मिला, तुम्हारी बेटी राज करेगी। और यही हुआ। मुझे भी एक बात याद आ गई विदाई के टाइम। बुरा ना मानो भाई होली है। वो विदाई हो रही थी, मैं गुरु माँ को लेके गाड़ी में बैठने वाला था, तो इतने में ससुर जी आए। बोले दामाद जी थोड़ा ध्यान रखना। मैं कहा आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी का पूरा ध्यान रखूंगा, मैं बहुत प्यार करता हूँ आपकी बेटी से। बोले मेरी बेटी से नहीं, आप अपना ध्यान रखना। अच्छा हुआ गुरुजी ने वहाँ कट कर दिया। फर्स्ट इंसिडेंट से ये लेसन मिला मुझे, अब समझ में आ रहा है कि जब हम आधे नींद में होते हैं और आधे उठे हुए होते हैं, तो रिएक्शन हमारा बहुत स्लो होता है। कोई भी रिएक्शन बहुत स्लो होता है। तो ये लाइफ लेसन मिला कि जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स ज़्यादा है या हमको तकलीफ है, तो आधे नींद आधे उठे हुए रहना चाहिए, ताकि वो प्रॉब्लम दिखे ही नहीं और हमारे लाइफ से निकल जाए।
तो अब पिताजी ने खुशी खुशी विदा कर दिया, महलों के राजा मिले और महल में ही लेके गए। अम्मा, क्या थी वो जिंदगी, वो दिन। मैं सीधा साउकारपेट एरिया, यहाँ का बेगम बाजार है ना, वैसा चेन्नई में साउकारपेट एरिया है। इतना भीड़ भाड़, छोटी गलियां, रिक्शा ही जाता है, गाड़ी भी नहीं जा सकता है, पंप चलता रहता है, गरीब लोग वहीं फुटपाथ पे सोते रहते हैं। घर से बाहर निकलो पूरा भीड़। और यहाँ बंजारा हिल्स, वो भी 45 इयर्स पहले, जंगल, सुनसान, सिर्फ बड़े बड़े बंगले। और मैं भी बंगले में ही आई, महल में आई। अरे ये क्या जगह है, कहाँ लाके मेरे पिताजी यहाँ शादी कर दिए। कोई आवाज सुनने को नहीं आ रही, आदमी तो दूर की बात, कोई नहीं दिखता है उधर रोड पे, खाली सुनसान। यहाँ की आदत इतने भीड़ भाड़ की, और सडन यहाँ पे सुन। और रात को तो ऐसा लगता है कि अब भूत प्रेत नाच रहे क्या, क्योंकि पेड़ ही पेड़ हैं आसपास। जो बंगलोज है इतने दूर दूर हैं कि कोई दिखता ही नहीं, न घर दिखता है न कुछ। तो अजीब अजीब आवाजें आते थे, कभी कोई झिंगुर की, कभी और के कीड़े की। मैं सोची हे भगवान, कहाँ से कहाँ ला के दे दिए। गब्बर सिंह कहाँ से उठा के लाया मेरे को और कहाँ ला के छोड़ दिया। लेकिन यहाँ भी एक लेसन मिला, बुरा ना मानो, होली है, नहीं मान कि लाइफ में चेंजेस आएंगे, सडन चेंज आएगा। आज यहाँ थे, कल एकदम, और बेस्ट टू बेस्ट बंजारा हिल्स महल बोले तो सब तो जल जाएंगे, लाल पीले हो जाएंगे, होली के जैसे लाल पीले हो गए। अरे इसकी तो शादी वहाँ हैदराबाद में, उनका बंगलो है, वहाँ रह रहे हैं। लेकिन जो खुद बीता उसको मालूम है कि कितना मुश्किल था ये चेंज। वैसे ही चेंज में प्रॉब्लम लगता है, मुश्किल लगता है, लेकिन अगर एक्सेप्ट कर लो तो वो भी अच्छा लगने लगता है। और एक किस्सा, आज छोटे छोटे स्निपेट्स से हमारे लाइफ के। जब मैं फर्स्ट डिलीवरी होने वाली थी, आशीष जब पैदा होने वाला था, 9 मंथ्स, और डॉक्टर ने कह दिया कि सी सेक्शन, ऑपरेशन से होगा। मेरे फादर घबरा गए, चेन्नई में हुआ था डिलीवरी। अरे हमारे घरों में तो कोई के ऑपरेशन से हुआ ही नहीं, उनको इतना डर कि क्या होगा कैसे होगा। तो गुरुजी को पहले ही बुला लिए, क्योंकि वो डेट डिसाइड रहता है। गुरुजी आ गए थे, शाम को भर्ती कर दिए मुझे। शाम को खिचड़ी एकदम लाइट बाट का कुछ खिला के कि लाइट खाना है, सुबह 5 बजे ऑपरेशन होगा और वहीं रहना है हॉस्पिटल में। एडमिट हो गए। गुरुजी आए 9 बजे मिलने, बोले अरे मेरे को भूख लग रहा है, बुरा ना मानना मेरे को भूख लग रहा है, और एक्चुअल में ये हुआ है। तो चलो इडली खाने चलोगी क्या, मुझे कह रहे हैं मैं एडमिट हुई हुई हूँ, कुछ खाना नहीं है, सुबह ऑपरेशन है, इडली खाने चलोगी क्या। बोले हाँ, मेरे को भी इतना लाइट खाना खिला के भिजाए घर से, मेरे को भी अब भूख लग रही है, प्रेगनेंसी में तो ज़्यादा भूख लगती है। तो बोले चलो इडली खाएंगे। बोले कहाँ मिलेगा इडली अभी रात को 9 बजे। बोले मैं देख के आ गया, रोड के अक्रॉस है ना एक होटल है, वहाँ जाके खा लेंगे। ठीक है भाई, चुपचाप इधर उधर देखते हुए, वो छोटा नर्सिंग होम था, बाहर निकल गए, सामने गए, क्रॉस करे रोड और इडली खा के। 9 मंथ्स प्रेग्नेंट, फुल प्रेगनेंसी में रोड क्रॉस करा के इडली खिला के लाए, और रात को मैं सो गई। तो ऐसा लगा इडली लास्ट आइटम खाई डिलीवरी के पहले, और फर्स्ट आइटम भी डिलीवरी के बाद, ऑपरेशन के बाद जो फर्स्ट देते हैं, पहले तो जूस और देते हैं, लेकिन फर्स्ट धान जो दिया गया वो भी इडली था। वो भी ऐसे कि हमारे घरों में इडली नहीं देते हैं मारवाड़ीज में। वो जिसका क्लिनिक था, जिसने मेरा डिलीवरी करवाया, वो मम्मी को जानते थे, उनकी भी डिलीवरीज कराए हुए। तुम चिंता मत करो, अब ऑपरेशन से हुआ है मेरे, तो उनको नहीं मालूम कि क्या खिलाना क्या नहीं मेरे पेरेंट्स को। तो बोले मैं इडली भेज दूंगी ऊपर से, वो ऊपर ही रहती थी, और इडली खा लेगी। आज तक आशीष को आप देखो, जब इडली खिलाना है खा लेगा, सुबह रात दोपहर इडली के अलावा
कुछ भी पूछो, नहीं ये नहीं चाहिए, लेकिन इडली के लिए रेडी है, क्योंकि लास्ट इडली खाई और जैसे ही वापस होश में आई और खाना था, इडली ही मिला। और वो पिक्चर इतना अच्छी तरह याद है, वो जो डॉक्टर आंटी ने भेजा था, वाइट इडलीज एकदम फ्लफी, वो क्या पीसते हैं एकदम, और मक्खन और जान, वाइट मक्खन। तो ऐसा लगता है कि देखो दिख रहा वो दिख रहा हमारे बेटे में जी, वो आशीष देखो कितना गोरा है। तो देखो, तो हमारे बच्चे को जब 2-3 दिन 4 दिन के बाद घर लेके गए, आशीष को, सब बोलते थे अरे ये इतना गोरा और इसकी आंखें तो फॉरेनर, ब्लूइश ग्रीन एकदम, ये आंखें और ये रंग कहाँ से आया। गुरुजी सबसे यही मजाक करते थे, अरे एक्सचेंज हो गया हॉस्पिटल में। लेकिन हमको अच्छा लगा ना, एक्सचेंज हो गया, इतना गोरा और सुंदर लड़का मिला, इसलिए हम तो घर लेके आ गए। फिर एक्चुअली ये जो रंग है, ये जो इसका आंखें हैं, मेरे ग्रैंडमदर के, मेरी दादी, और वो आए थे डिलीवरी कराने के लिए, क्योंकि मम्मी को उतना आइडिया नहीं था, तो वो मेरे पास बैठे रहते थे। तो ऐसा लगा कि जो मैंने सोचा या जो मैंने खाया और जो बाद में खाया, वो सब बच्चे पे असर आया, फैमिली का असर आया, खाने पीने का भी असर आया। इसलिए हम कहते हैं, या लोग कहते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ को, कि सोच समझ के एक्शंस करो, सोच समझ के अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचो, अच्छी चीज़ें करो, अच्छा व्यवहार करो, ताकि जब वो बच्चा आए उसमें भी वो गुण आ जाए। लेकिन एक प्रॉब्लम था, आशीष न पिताजी के जैसा, न मेरे जैसा इन एटीट्यूड, न गुरुजी के जैसे। अब ये कहाँ से आए? एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज हो गया ना, मेरे फादर के जैसा। मेरे फादर बहुत कंटेंटेड, कोई चीज की फिक्र नहीं, जितना है जैसा है खुश रहना है। रोज दोपहर को दुकान एक गली छोड़ के ही था, सुबह गए कॉफी पीने का मन हुआ घर आ जाते थे, फिर वापस गए लंच के लिए घर आ जाते थे, घर आके 2 घंटे सो जाते थे, फिर चले जाते थे। एकदम लाइफ मस्त थी उनकी। वैसे ही आशीष की एटीट्यूड वहाँ से आ गई। तो ये जो कहावत है, ये हमारे लिए लेसन है कि हम जैसा सोचेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा और हमारे बच्चों के साथ होगा। वो रात को जो 9 बजे उसको इडली खिलाए थे, जब वो पेट में था, बेचारा वो कर्जा आज तक चुका रहा है कि रोज रात को 9 बजे मुझे पूछता है इडली खाओगे क्या पापा। बहुत बार ऐसा होता है आजकल, तो पापा आज खाना बराबर नहीं खाए। लेडीज ध्यान रखना, डिलीवरी के 1 दिन के पहले जिंदगी भर जो चाहिए वो उस दिन करना, तो वो बच्चा जिंदगी भर आपके लिए वो करेगा। एक सीक्रेट रिवील कर रहे हैं। तो ये तो हो गई आशीष की बातें, इतना गोरा, आंखें और मकान, भूत बंगला, और एक और चीज, लोग पैलेस को भी भूत बंगला बोलते हैं। अजीब है, देखो इतना बड़ा मकान था बंजारा हिल्स का, इतना नाम कमाया, शोहरत कमाई, उसको भूत बंगला बोलते हैं। ठीक है, आज होली है, बुरा नहीं मानेंगे। तो फिर ऐसा हुआ, मैंने मेरे पेरेंट्स को कभी भी अलग नहीं देखा। कभी भी कहीं जा रहे हैं तो या तो हमारे साथ जा रहे हैं या वो दोनों साथ में जा रहे हैं, घर में हैं तो साथ में हैं, कहीं भी घूमने भी जा रहे हैं तो हमको छोड़ के वो लोग चले जाते थे 2 दिन 3 दिन 4 दिन। तो माइंड में एक सेट हो गया था कि अब शादी हो गई ना, मेरे को भी इनको नहीं छोड़ना है, बेचारे मुश्किल में आ गए, कहीं भी नहीं जा सकते थे अकेले। लेकिन यहाँ मेरा फायदा था, बुरा ना मानो होली है, कि गुरुजी भी कंपनी ऑप्शन है क्या बुरा मानने? ऑप्शन है ही नहीं। किसी हस्बैंड को है ऑप्शन या हिम्मत है? नहीं है। तो गुरुजी को भी कंपनी की जरूरत थी, वो नहीं चाहते थे कि अकेले मैं कहीं जाऊं। ऑफिस जाना है, चलो पिताजी बोल दिए तुम ऑफिस जाया करो, चलो भाई तुम ऑफिस चलो साथ में, अरे कॉफ़ी पीने चलेंगे, फिर रेस्टोरेंट जाएंगे, फिर अपन ऑफिस जाएंगे। वो हफ्ते में 2-3 बार तो वैसा ही होता था, जाते थे ऑफिस के नाम से, फिर गुरुजी देखे ज़्यादा ही इंटरफियर कर रही है, जब ऑफिस आ रही है, तुम आ जाओ, नाश्ता कर लो, कॉफ़ी पी लो और घर चली जाओ वापस, बस वहाँ तक ठीक हो।
तो वो साथ साथ का जो एक इम्प्रेशन बैठा हुआ था माइंड में, वो कंटिन्यू करती गई। कभी भी गुरुजी बोलते थे आज पार्टी है, हफ्ते में 3 दिन तो डिनर पार्टीज होती थी बिजनेस की, तो मेरे को पूछते थे तुम चलोगी? हाँ, क्योंकि मेरे को शौक है, खाने पीने का, घूमने फिरने का शौक है, और गुरुजी को ले जाने का शौक। अब क्या करें, दोनों का मस्ती, लेके जाते थे और एंजॉय करते थे। वहाँ चाहे एक भी लेडी नहीं हो, पूरे जेंट्स का मीटिंग होगा या जो भी है, तो भी एंजॉय करते थे, क्योंकि सब टाइम मुझे देते थे, दूसरे फ्रेंड्स रहते थे। इसलिए आप देखो जहाँ भी इनका फ्रेंड सर्कल है या बिजनेस सर्कल है, सब मेरे को पहचानते, क्योंकि हर जगह साथ में लेके जाते थे। और फॉरेन ट्रिप्स के लिए भी पूछते थे चलोगी क्या, 10 दिन का ट्रिप है। कभी माइंड में नहीं आता अरे बच्चों का क्या होगा, घर का, जॉइंट फैमिली थी, है ना, देख लेंगे, सास ससुर है, भाभी है, सब देख लेंगे वो लोग। अभी बोलो अभी निकलती हूँ, तो 10 मिनट का टाइम देते थे। मैं बोली अरे अभी ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है, बच्चों का है ये। मैं 10 मिनट, अरे हिटलर थे, हिटलर टाइम के पाबंद। बुरा ना मानो भाई, होली है। क्योंकि वो जो टाइम की पंक्चुअलिटी थी ना उनमें, वो पिताजी से आ गई, भूल से आ गई। मतलब गुस्सा नहीं आता था ना हिटलर के? गुस्सा नहीं आता था, लेकिन जो चेहरा का रंग, अभी जो आप होली में टमाटर का रंग देखते हो ना, वैसे लाल हो जाता था, बोलते कुछ नहीं थे। और ऐसा था 10 मिनट में रेडी होना है तो होना है। और मेरा भी एक था कि मेरे को तो जाना ही है साथ में, उससे अच्छा छोड़ के जाए गुस्से में, उससे तो साथ में चले जाओ। तो जैसे तैसे रेडी होके चले जाते। फॉरेन ट्रिप्स भी उसके कारण हो गए। कहीं भी ये डिसिप्लिन हिटलर वाला, ये डिसिप्लिन टाइम का पिताजी से जो आया, क्योंकि लोग घड़ियां मिलाते थे वो टाइम में जब पिताजी ऑफिस के लिए निकलते थे। 1 सेकंड इधर नहीं, 1 सेकंड उधर नहीं। पुराने घड़ियां ऐसे वो चाबी से होते थे, सब टाइम मिला लेते थे। अच्छा वो जेन साहब बाहर निकल रहे ना, आज ये टाइम हुआ होगा। तो वो डिसिप्लिन के कारण ऐसा लगा, अच्छी बात बोल रही हूँ आपके, साथ साथ और टाइम पे रेडी रहना, क्योंकि कब मौका छूट जाए हाथ से, एनलाइटनमेंट का और कोई बड़ी चीज जो हमारे लिए वेट कर रही है, वेट नहीं करती कोई भी चीज। अगर चाहिए तो अभी देने के लिए रेडी है, 10 मिनट के बाद नहीं दे सकेगी, वो समय चेंज हो गया। तो उसके लिए कभी भी रेडी रहना। और एक बार तो ऐसा हुआ, मामा जी के पास जब हम जाते थे, सुबह 8 बजे बोल रहे हैं घर पे चलना है, मामा जी वहाँ वृंदावन थे या हरिद्वार थे, चलो 8:45 की फ्लाइट है, 8 बजे हम घर पे हैं। उस टाइम बेगमपेट एयरपोर्ट हुआ करता था। 8:45, अरे अभी हम तैयार नहीं हुए, पैक करना है। एयरपोर्ट पहले उतना नहीं था कि 2 घंटे पहले, 10 मिनट पहले पहुंचो तो भी हो जाता था। टिकट बोले सब हो जाएगा, टैक्सी दिल्ली से हरिद्वार तक वो भी हो जाएगा। मैं 10 मिनट में पैक करके, बच्चों का स्कूल है नहीं है, चलो भाई अपन तो मामा जी के पास जा रहे हैं। तो वो मौका नहीं छोड़ा, तो आज यहाँ है। क्योंकि बहुत चीज छोड़नी पड़ती है और कोई चीज को पाना है। तो ये फेविकॉल के जैसे मैं गुरुजी से चिपकाना चाहते थे और मैं चिपक गई, मैग्नेट के जैसे। जहाँ कहीं भी गए, अरे हमारे जो मकान मालिक हैं, जो भूत बंगला मैं कह रही हूँ, जो महल है, वो मुस्लिम्स का था। बहुत अच्छे मुस्लिम्स आए थे शादी में, और वो तो बोलना भूल ही गई मैं। तो वो भी बोल देती हूँ, देखो कैसे हैं गुरुजी। किसका शेरवानी पहने मालूम है शादी में? उनका ही, जो मकान मालिक थे मुस्लिम, उनका शेरवानी पहन के शादी की। बहुत स्मार्ट दिख रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था उनके ऊपर। और वो खुद आए थे, उनकी बेटी आई थी शादी में, मस्त। तो ये कि कोई डिफरेंस नहीं रखना है लाइफ में। सिचुएशंस, लोग, ये जात पात चलता रहेगा, लेकिन अच्छाई ये है कि हम सबको अपना लें, सबको अपने रंग में रंग लें और हम खुशियाँ बांटते रहें। तो ये लाइफ लेसन्स आज होली के दिन, बुरा न मानो होली है,
थोड़ा मिर्ची, थोड़ा तड़का लगा के आप लोग के सामने रख रही हूँ। अब तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तो जोड़ी नंबर 1 से रब ने बना दी जोड़ी। आज तो इज्जत का फालूदा हो गया। फालूदा बहुत टेस्टी होता है। वो गब्बर सिंह वो बेल्ट खोल के ऐसे फटाक फटाक मारने वाले वो नहीं थे। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। गिला शिकवा छोड़ के दोस्तों, दुश्मन भी गले लग जाते हैं। होली के रंग मिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली का त्योहार गिला शिकवा मिटा करके दुश्मन को भी गले लगाने का होता है। सारे भेदभाव भूल करके, सारी ऊंच नीच नहीं, ऐसी भूल गर्मी कर, लग रही है। सारे डिफरेंसेस भूल करके गले लगाने का दिन होता है। ये रंग जो होली पे लगाए जाते हैं वो इसीलिए है कि भेदभाव मिटा दिए जाएं। हमारे चेहरे पर जब रंग नहीं है, जब रंग लगे हुए नहीं है, हमको साफ दिखाई देता है कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। इसके साथ में ये दुश्मनी, इसके साथ में बोलबाल नहीं, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है। भेदभाव है, लेकिन जैसे ही रंग लग जाते हैं कोई किसी को नहीं पहचानता है। दुश्मन के साथ भी डांस कर लेता है, दुश्मन के साथ में खेल लेता है, दुश्मन को गले लगा लेता है। तो होली का अर्थ यही है कि हर किसी के चेहरे पर रंग लगा दिए जाएं, जिससे उनको पहचाना न जाए, जिससे सारे के सारे भेदभाव समाप्त हो जाए। मन में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहे, कोई गिला शिकवा न रहे। यही होली का त्यौहार है और इसी भाव से होली को मनाना चाहिए। जिस किसी के साथ भी भेदभाव है, जिस किसी के साथ में कोई गिला शिकवा है, जिस किसी के साथ में कोई दुश्मनी आदि की भावना है, उसे क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। आज बहुत अच्छा दिन है, होली का त्यौहार, होली का पर्व बहुत अच्छा पर्व है। आज कोई बुरा भी नहीं मानता है। हम अगर दिल की बात भी कह देते हैं, मुझे बहुत बुरा लगा उस दिन तुमने ऐसा बोला, या मैंने भी ऐसे बोल दिया, तुमको भी बुरा लगा होगा, आज मैं माफ़ी मांगता हूँ। अपने क्षमा याचना कर लो उनसे, और हो सकता है कि सामने वाला भी आपको माफ़ कर दे। और ये क्षमा याचना, क्षमा करना, क्षमा मांगना, ये हो जाए तो सिर का लोड बहुत कम हो जाता है। हमारे सिर में इतना जो भारीपन होता है वो भेदभाव का ही होता है, मतभेद का होता है। किसी से कुछ कहा सुनी हो गई, किसी से कुछ बोलचाल हो गया, छोटी सी बात को लेकर के बड़ा मैटर क्रिएट हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया। ये सिर पर बहुत एक बोझा होता है, क्योंकि एक दूसरे के लिए हम नेगेटिव तरंगे उत्पन्न करते रहते हैं, हम नेगेटिव वाइब्रेशंस उत्पन्न करते रहते हैं। ये नेगेटिव वाइब्रेशन हमको रात में सोने नहीं देती है चैन से। न दिन में चैन और न रात में नींद। सबसे बड़ी दिक्कत मनुष्य की नेगेटिव वाइब्रेशंस है, लोगों की उत्पन्न की हुई नेगेटिव वाइब्रेशंस, और हमारी नेगेटिव वाइब्रेशंस लोगों की और उत्पन्न की हुई। ये दोनों एक जाल के जैसे बुन जाते हैं। ये अदृश्य जाल है, इनविजिबल जाल। जैसे एक शिकारी किसी जानवर को जाल बिछा करके
पकड़ता है, वैसे ही ये नेगेटिव वाइब्रेशंस का जाल हम सब जानवरों को पकड़ने की कोशिश करता है। ये शिकारी है। ये नेगेटिव वाइब्रेशंस जो बुना जाता है वो शिकारी है। वो इससे बचना चाहिए, और इससे बचने का ये बहुत एक अच्छा मौका है। ये राधा कृष्ण के जीवन से होली का संबंध है। जब राधा बहुत गोरी थी, कृष्ण तो सांवले थे, तो यशोदा माँ को बोला कि ये इतनी गोरी है, ये मुझसे प्यार करेगी क्या, मुझसे दोस्ती करेगी क्या। थोड़ा सा अहंकार था राधा में, सुंदर होने का, गोरे होने का। तो यशोदा माँ ने कहा कि एक काम कर, तू राधा के चेहरे पर रंग लगा दे, जो रंग लगाना है लगा दे, तो तुम दोनों बराबर हो जाओगे। तो उन्होंने ऐसा ही रंग लगाया कि दोनों सांवले हो गए, भेदभाव खत्म, दोस्ती हो गई। ये रंग जब लगा दिए जाते हैं तो बहुत एक देखने में सुंदरता भी क्रिएट होती है और भेदभाव भी समाप्त हो जाता है। दोनों काम होते हैं। जो अभी इस गाने में था कि गिला शिकवा भूल करके दुश्मन को भी गले लगा लो, ये जब कोई करता है इंसान, तो उसकी प्रगति जीवन में बहुत अच्छी होने लग जाती है। हमारे कि जितने भी काम रुके हुए हैं, जितने अड़चन जीवन में आ रही है हमारे जीवन में, कई लोगों के जीवन में काम होने वाला होता है, अड़चन आ जाती है, काम होने वाला होता है, अड़चन आ जाती है। ये बिकने वाली थी, वो अड़चन आ गई। कुछ पैसा आने वाला था, अड़चन आ गया। कुछ काम होने वाला था, अड़चन आ गई। नौकरी मिलने वाली थी, अड़चन आ गई। 90% इसका कारण है लोगों की नेगेटिव तरंगें, मनमुटाव, दुश्मनी, बदले की भावना। ये 90% हमारे जीवन में आड़े आती है, हमारे सफलता में, सक्सेस में। जो इंसान अपने व्यवहार को अच्छा रखता है, जो इंसान हर किसी से अच्छा व्यवहार रखता है, किसी से दुश्मनी नहीं करता, किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचता, और कोशिश ये करता है कि उसके लिए कोई नेगेटिव न सोचे, उसके जीवन में अड़चनें बहुत कम हो जाती है। तो अगर किसी जीवन में अड़चनें कम करनी हो तो लोगों से व्यवहार अच्छा कीजिए, क्षमा याचना करते रहिए, नेगेटिव वाइब्रेशंस के जाल से अपने आप को बचाते रहिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करते रहिए, सबके भले के लिए प्रार्थना करते रहिए, दुश्मन के लिए भी प्रार्थना करिए कि उसका भला हो, उसकी तरक्की हो। जो इंसान अपने दुश्मन के लिए भी उसकी तरक्की के लिए प्रार्थना कर सकता है, सबसे पहले ईश्वर उसकी तरक्की करता है। क्योंकि ये हिम्मत की बात है, ये हिम्मत की बात है कि किसी ने मेरे साथ में दुश्मनी की, किसी ने मुझे धोखा दिया, किसी के कारण मेरे जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आई, जो भी कारण रहे होंगे, उसके लिए एक प्रार्थना, उसके लिए एक प्रेम का भाव, उसके लिए सद्भावना, उसके लिए ग्रैटिट्यूड मोड। उसके लिए ग्रैटिट्यूड मोड क्यों? क्योंकि उसने हमारे प्रारब्ध कर्मों को काटने में सहायता की है। अगर कोई आपका दुश्मन आपसे दुश्मनी करता है, आपको धोखा देता है, आपसे गलत व्यवहार करता है, आपको नीचा दिखाता है, वो सारा का सारा आपके प्रारब्ध कर्मों का परिणाम है, जो वो माध्यम बन करके कर रहा है। तो उससे हम क्षमा इसलिए मांगते हैं कि मेरे कर्मों के परिणाम देने के लिए तुमको तकलीफ उठानी पड़ी, इसके लिए मुझे क्षमा करो। क्योंकि वरना वो अच्छा इंसान है, हर किसी को तो धोखा नहीं देता है, हर किसी के साथ में गलत व्यवहार नहीं करता है, हर किसी के साथ में दुश्मनी नहीं करता है। मेरे साथ में क्यों किया? मेरे साथ में इसलिए किया कि मेरे कर्मों का परिणाम देने के लिए ईश्वर ने उसको चुना, और उसको कितनी तकलीफ हुई होगी मेरे साथ में दुश्मनी करने के लिए, उसको कितनी तकलीफ हो रही होगी मुझसे बदला लेने के लिए,
उसको कितनी तकलीफ हो रही होगी कि मेरे साथ में बुरा भला कुछ कहने के लिए। उस माध्यम को जो तकलीफ हो रही है उसके लिए क्षमा याचना करनी चाहिए और उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना कि ये ईश्वर इसको माध्यम मत बनाइए इस प्रकार के कार्य के लिए, इसकी तरक्की कीजिए, इसको बहुत आगे बढ़ाइए, इसकी वेलबींग का ध्यान रखिए, ये सबसे बड़ा इंसान, सबसे धनवान, सबसे स्वस्थ इंसान बने संसार में। इस प्रकार से प्रार्थना उन लोगों के लिए जो हमारा बुरा चाहते हैं, आपका भला ही भला होगा। ये बहुत बड़ा रहस्य है, ये स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा सीक्रेट है। ये हमने जीवन में इसको फॉलो किया है, अपनाया है जेन्युइनली। मैं वैसे मेरे सबसे पहले गुरु मैं मेरे पिताजी को मानता हूँ। हमारा भाग्य अच्छा था कि ऐसे पिता मिले जिनका व्यवहार बेस्ट टू बेस्ट, कभी गुस्सा नहीं, कभी इरिटेशन नहीं, कभी कोई टेंशन नहीं किसी बात का। कितने बार हम बचपन से बड़े हुए हैं, बचपन में भी हमने देखा है कि उनकी नौकरी चली गई, बिना नौकरी के घर में दो महीने बैठे हुए हैं। उन दिनों की बात, 60 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं। और उस टाइम अगर मैंने 2 रुपए मांग लिए, 2 रुपए भी बहुत बड़ी बात होती थी किसी काम के लिए, स्कूल फीस के लिए। हाँ, मेरे जेब में पड़े, ले ले। और जेब में जाके देखता हूँ तो 2 रुपए ही थे उनके जेब में, और मुझे बोलते हैं कि जेब में ले जा। ये भी नहीं कि कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, और कोई शिकन नहीं। फिर कुछ अच्छा हुआ, आगे बढ़े, फिर किसी कारण से किसी ने धोखा दिया, 0 हो गए। कभी कोई टेंशन नहीं, कोई इरिटेशन नहीं, कुछ नहीं। सोच आगे की, सोच और बड़ी, और बड़ा कुछ करेंगे, और बड़ा कुछ करेंगे। हर बार वो नीचे गिरे और जब उठे तो और बड़ा बन के उठे, फिर 0 हुए, फिर और बड़ा बन के आगे बढ़े। ऐसे करते गए। फिर हम भी बिजनेस में आए, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, नीचे गिरे और बड़े ऊपर उठे, फिर 0 हुए और बड़े ऊपर उठे। तो ये जो वसीयत में मिली है पिताजी की, एक अच्छी व्यवहारिकता, एटीट्यूड, पॉजिटिविटी, किसी के लिए बुरा न सोचना, गुस्सा नहीं करना, ये जीवन में बहुत काम किया है। और उसके कारण ही हमको स्पिरिचुअलिटी में भी एनलाइटेंड स्टेट प्राप्त हुई है। वो पहले गुरु है हमारे, वो पहले गुरु है। इतना सपोर्ट एक पिता किसी बेटे के लिए नहीं कर सकता है। हमारे पास कई यंगस्टर्स आते हैं, उनके बाप तो, उनके पिता, उनके माँ बाप तो उनको खींचना चाहते हैं कि तुम स्पिरिचुअलिटी में मत जाओ, अभी जाने की उम्र नहीं है, अभी गुरु को फॉलो मत करो, अभी काम करो, कमाओ। और हमारे पिताजी दुनिया भर घूमते थे, साधुओं को ढूंढते थे, गुरुओं को ढूंढते थे। मुझे कहते थे कि वहाँ एक अच्छा गुरु है, तू जाके मिल ले, एक अच्छा साधु है, वहाँ जाके मिल ले, एक अच्छा संत मिला है। कभी ऋषिकेश में, कभी जार्डन में, कभी कहीं मुझे भेजते रहते थे। एक बार ऋषिकेश में तो ऐसा था कि उन्होंने एक आश्रम देखा, वहाँ संत थे, मुझे फ़ोन करके बोलते तू प्लेन से आ जा इमीडिएटली। मैंने कहा क्यों? बोले ये थोड़ा यहाँ एक अच्छा आश्रम है, 20-25 गुफाएं हैं, बहुत कमरे बने हुए हैं, हॉल है, रेडीमेड आश्रम है, ये लालची संत है, थोड़े पैसे फेंकेंगे, आश्रम टेक ओवर कर लेंगे। कौन अपने पिता कौन अपने बच्चे को, बेटे को कहता है कि आश्रम टेक ओवर करेंगे, आश्रम तेरे लिए मैं आश्रम देता हूं, मैं मुझे गिफ्ट देना चाहते थे आश्रम। कौन सा पिता करता है? हर पिता यही चाहता है कि बच्चा काम करे, पैसा कमाए, नाम कमाए, आगे बढ़े। मैं जो कह रहा हूं उसका अर्थ ये नहीं है कि पैसा नहीं कमाना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। वो हमने किया, हमने भी बड़ी फैक्ट्री की, बड़ा बिजनेस किया, वेल्थ देखी, दुनिया भर घूम लिए। जब स्पिरिचुअलिटी में आए, बेसिकली उनका सपोर्ट, बिजनेस में थे तो सपोर्ट, व्यवहार अच्छा, स्पिरिचुअलिटी में आए तो वहां भी सपोर्ट। एक पेरेंटिंग सीखने को मिलती है यहाँ पर कि अपने बच्चों का इंटरेस्ट जब जिस चीज में हो उसमें उसको बढ़ावा दें। एक पेरेंटिंग का बहुत बड़ा नियम है, एक रूल है, उसको रोकना नहीं चाहिए। मैं 38 एज 38 उम्र के साल में, 38 साल की उम्र में बिजनेस छोड़ दिया, फैक्ट्री बेच दिया, स्पिरिचुअलिटी में आ गया। कोई उम्र नहीं है वो, लेकिन उन्होंने कभी रोका नहीं। और उसके बाद में उन्होंने स्पिरिचुअलिटी में सपोर्ट किया। बच्चों को हम देख लेंगे
तुम जाओ स्वामी जी के पास, जाओ श्रीशैलम जाओ। हमने तो श्रीशैलम में मकान ले लिया, हैदराबाद में मकान है, श्रीशैलम में भी मकान ले लिया। एक माँ बाप को डर लगना चाहिए नॉर्मली कि ये लोग दूर रहेंगे हमारे से, हम क्या करेंगे, संसार में कैसे रहेंगे। उनको कुछ नहीं था। तेरे को जब जितने दिन रहना है स्वामी जी के पास रहे, जब आना है यहाँ आ जाना। तो हम लोग दोनों जगह आना जाना रखते थे। वो पहले गुरु थे हमारे। मैंने आज तक ऐसा पेरेंट नहीं देखा जो बच्चे की खुशी में अपनी खुशी देखता है। होना ये चाहिए, बच्चों की खुशी में खुशी, उसको जो करना है उसमें सपोर्ट करो। कोई ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना, अच्छी जॉब करना, बड़ा बिजनेस करना, कोई ज़रूरी नहीं है। सबसे ज़रूरी है खुशी। जीवन में वही काम आएगी। उन्होंने इतनी खुशी दी तो फिर हमारी जिम्मेदारी बनी उनको भी खुशियाँ दे। लास्ट आखिरी सांस तक उनके साथ रहे। 92 ईयर्स तक के थे। हमने कई बार शेयर किया। ये एक फैमिली हार्मनी जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, जो गुरु माँ ने भी शेयर किया। फेविकॉल के जैसे चिपके रहे, कभी भी अकेले जाने की इच्छा नहीं करती थी। आजकल सुनते हैं कि बैचलर्स पार्टी, खाली लड़के लड़के, आदमी आदमी चले गए, लेडीज चली गई। ये क्या हो गया? प्रॉब्लम क्या है? हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप अच्छी नहीं है क्या? बॉन्डिंग अच्छी नहीं है क्या? अकेले जाने की क्या जरूरत है? हम कभी भी नहीं गए, न गुरु माँ कभी किटी में गए, न हम कभी बैचलर्स पार्टी में गए। शायद जाए तो अच्छा लगता था, पता नहीं। बट एनीवे, कोई गिला शिकवा नहीं है। लाइफ बहुत स्मूथ रही, बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही। आज तक आप देखते हो कि गुरु माँ का साथ कितना अच्छा होता है। गुरु माँ बोलती भी बहुत कम है, आपको पता है। बोलती है तो बहुत मीठा बोलती है। बाकी थोड़ा बहुत खट्टा वट्टा मैं मेरे साथ में कर लेता हूँ, मैनेज नहीं होता है। बचपन से मतलब शादी से, या शायद बचपन से भी बोलने की आदत कम थी। मैं आपको भी एक सीक्रेट बताता हूँ। मुझे तो बोल दिया गब्बर सिंह, गुरु माँ के भाई बहन बोलते थे हिटलर। गुरु माँ को हिटलर बोलते थे। सबसे बड़ी बहन, 3 छोटे भाई बहन। बुरा न मानो भाई, होली है। करेक्ट है। एनीवे, बोलने का बहुत कम शौक था, कम बोलते थे। शादी हुई, बहुत कम बोलते थे। तो मेरे फ्रेंड्स के वाइफ्स कई थे जो बहुत बोलते थे, चुलबुले होते थे। तो मैं भी चाहता था कि मेरी वाइफ भी थोड़ा बोले, चुलबुली रहे। तो मैं थोड़ा सा मोटिवेट करता था, तो बोला करो। और जब बोलने लग गए तब सहन होना बंद हो गया। तो मैंने कहा नहीं, पुरानी वाली ठीक है। तो पुरानी वाली है वापस, प्यारी, कम बोलने वाली। एनीवे, बात इतनी है कि आज किसने कहा था कि हर संडे होली मनाते हैं? रिक्की ने कहा क्या? रितु बोली है। हर संडे होली मनाते हैं क्योंकि वो हॉलीडे है। अपने तो हर दिन हॉलीडे ही होना चाहिए, हर दिन हॉलीडे होना चाहिए, हर दिन होली की मस्ती होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि कोई म्यूज़िक लगा करके डांस करने से ही कोई खुशियाँ डांस होता है। भीतर से भी डांस किया जा सकता है। हम काम कर रहे हैं और भीतर से डांस कर रहे हैं। मुझे याद है जब बिजनेस में था तभी भी बहुत रिलैक्स्ड काम करते थे। बहुत मीटिंग्स भी होती थी, बोर्ड मीटिंग्स होती थी, बड़े बड़े लोग थे बोर्ड में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, लेकिन कभी भी कोई सीरियस नहीं थे, बहुत लाइटर वेन में। और वो जो लाइटर एटीट्यूड था वो हमारी प्रोग्रेस का कारण था। और जब स्वामी जी से हम पहली बार मिले, मैं जब पहली बार मिला, मेरे मामा जी मेरे साथ में थे जो हमारे गुरु थे, पहले गुरु। उन्होंने कोई प्रश्न किया था स्वामी जी से और स्वामी जी ने हंसी मजाक में उसका उत्तर दिया था। वो प्रश्न बहुत भयंकर था मामा जी का, बहुत हाईएस्ट लेवल का स्पिरिचुअलिटी का क्वेश्चन था। और स्वामी जी का आंसर इतना लाइटर वेन में, हंसी मजाक में उन्होंने आंसर दिया, मेरा माथा ठनका कि इतना बड़ा, इतना प्रोफाउंड, इतना सीरियस सब्जेक्ट, उसका आंसर कोई हंसी मजाक में अगर दे सकता है तो मतलब वो उस सब्जेक्ट का मास्टर है। वो जो मास्टर होता है सब्जेक्ट का, वो ही हंसी मजाक में कुछ बोल सकता है। जो मास्टर नहीं होता है वो बहुत सीरियसली बोलेगा, सोचेगा, दिमाग लगाएगा, यहाँ पूरे सल पड़ जाएंगे आंसर देने में। तो वो था जो स्वामी जी
का एक अट्रैक्शन क्रिएट हुआ, और वो भी इसलिए कि हम भी सारा जीवन इसी प्रकार लाइटर वेन में बिजनेस भी किए, एक्सपेंशन किए। हमारी कंपनी में 2000 लोग काम करते थे, 40 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी ऑफिस, बहुत बड़ा सेटअप। बट हर कोई ये कहता था कि कितने चिल रहते हैं यार। हाँ, वो जब ऑफिस जाने का टाइम होता था तो थोड़ा सा चेहरा सीरियस रहता था, और ऑफिस से आते थे तो सीरियस रहता था, थोड़ा भूख लगी हुई रहती थी। बट ऑफिस में चिल रहते थे, बहुत लाइटर वेन में रहते थे। तो जीवन का सार यही है, हर पल इंसान अगर चिल मोड में रहे, हर पल पीसफुल रहे, और बड़ी से बड़ी विपत्ति को भी लाइटर वेन में ले, उसके सक्सेस को कोई नहीं रोक पाएगा। फैमिली हार्मनी बनी रहेगी, हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप अच्छी रहेगी, माँ बाप के साथ में बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहेगा, माँ बाप बहुत प्यार करेंगे, दोस्त रिश्तेदार आदि सब पसंद करेंगे, सोसाइटी पसंद करेगी, बिजनेस सर्कल के लोग पसंद करेंगे, आपके एटीट्यूड के कारण। अच्छा एटीट्यूड, पीसफुल मोड, पॉजिटिव थिंकिंग, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। गलती हो ना हो, झुक गए, माफ़ी मांग लिया। एक विजनरी होना चाहिए, बड़ा विजन रखना चाहिए। होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, भूल जाइए। विजन रखने में क्या लगता है, अच्छा विजन। और विजन केवल कोई मटीरियलिस्टिक नहीं है। विजन एक अच्छी फैमिली, बड़ी फैमिली, हेल्दी, लॉन्ग लाइफ, हंस रहे हैं, खुश हैं, ये भी एक विजन है। ऐसे अच्छे विजन जीवन में लेके चलना चाहिए, फिर जीवन का मार्ग उस विजन की पूर्ति के लिए अपने आप खुलता जाएगा। आप सबको होली की एक बार फिर से शुभकामनाएं। खुश रहिए, हंसते रहिए, डांस करते रहिए, फिजिकली कीजिए, मेंटली कीजिए, इमोशनली कीजिए, बट कीजिए। आजकल हम भी थोड़े बहुत डांस करने लग गए सब। ये करण, ज्ञानदीप, रितु, वितु, रिकी सब ने सिखा दिया डांस करना। पहले नहीं करते थे, आजकल करने लग गए, अच्छा लगने लग गया। भीतर से तो करते थे पहले, ऊपर से भी करने लग गए। तो आप सब लोग जीवन में बहुत खुश रहिए, सुख शांति से जीवन बिताइए, फैमिली हार्मनी रखिए, क्योंकि जीवन का सार परिवार ही है। I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am not in bondage nor seeking liberation. I am not in tension nor in the stress. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am the creator. I am the creation. My creation is for my recreation. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham.